ओके बच्चों, वेलकम बैक। बेटा हम लोग आज अपना 24वां लेक्चर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 3। बेटा देखिए, हम लोग 2 चैप्टर्स में क्या कर चुके हैं। पहले में हम लोग बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ चुके हैं 16 लेक्चर में। फिर हम लोगों ने पढ़ा गैस पावर साइकिल, मुख्य रूप से ऑटो, डीजल और ड्वेल। अब हम लोग तीसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं कि देखिए हमारा इंजन का बनावट समझ में आ गया, कार्यविधि समझ में आ गया, इंजन किस ऊष्मागतिकी चक्र पे काम करता है वो समझ में आ गया। अब हम चाहते हैं कि इंजन से जो ताकत हमें मिलेगी, काहे के लिए इंजन बनाया भाई? इंजन बनाया है ताकि उसको हीट दे और हमें कार्य दे, ताकत दे। तो हमें कार्य जब हम मिलेगा इंजन से तो कितना मिलेगा, कहां पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे निकालेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए, तो अब हमारा बेटा थर्ड चैप्टर शुरू हो रहा है जो है पावर एंड एफिशिएंसी। पावर एंड एफिशिएंसी। बेटा पावर को अगर हिंदी में हम लोग बोले तो हम लोग बोलते हैं शक्ति, या आप अगर थोड़ा सा आसान हिंदी कहना चाह सकते हैं तो इंजन की ताकत, इंजन में कितनी ताकत है, इसमें नापा जाएगा। शक्ति की इकाई क्या होती है एसआई प्रणाली में? एसआई प्रणाली में शक्ति की इकाई होती है किलोवाट। तो इसका मतलब इंजन जो है उसकी ताकत या शक्ति को नापने की इकाई है किलोवाट। तो इंजन कितनी ताकत दे रहा है। अब ताकत भी कई प्रकार की होती है, देखेंगे अंदर। और दूसरी चीज है दक्षता। एफिशिएंसी का मतलब दक्षता। दक्षता क्या होती है आप जानते हैं बेटा, आउटपुट बटे इनपुट। और ये क्या है, कहीं ना कहीं परसेंटेज में आएगी, एक रेशियो है। अब कायदे से देखा जाए तो पावर क्या है सर, ये इनपुट है कि आउटपुट? देखिए बोला जाए ना बोला जाए, पावर आउटपुट मींस इंजन कितना वर्क दे रहा है या किस रेट से वर्क दे रहा है। तो इंजन का पावर क्या है? आउटपुट। तो दक्षता पावर नहीं है, दक्षता क्या है? आउटपुट बटे इनपुट। मतलब आउटपुट में जब इनपुट को भी देखेंगे कि कितना इनपुट देके कितना आउटपुट मिला तो दक्षता निकलेगी। इसका मतलब पावर, आउटपुट और दक्षता अलग अलग चीज है। मींस पावर और एफिशिएंसी अलग अलग चीज है, लेकिन आपस में कुछ जुड़ी हुई है। यस सर, पावर और एफिशिएंसी आपस में जुड़ी हुई है। सर अगर आउटपुट ज्यादा होगा तो दक्षता ज्यादा होगी, ऐसा कह सकते हैं? मैंने बेटा देखो, आउटपुट ज्यादा होगा उसी इनपुट से आउटपुट ज्यादा होगा। आपने 20 किलोवाट दिया और 10 किलोवाट आउटपुट मिला तो एफिशिएंसी क्या हो गई? 10 बटे 20, 50%। आपने 20 किलोवाट इनपुट दिया और आउटपुट मिला 12 किलोवाट, उसी इनपुट से आउटपुट बढ़ जाए। ये 20 रहे, ये 10 था, एफिशिएंसी 50%। ये 20 है, ये 12 हो गया, एफिशिएंसी 60%। ये 20 है, ये 14 हो गया, एफिशिएंसी 70%। इसका मतलब आउटपुट बढ़ने से एफिशिएंसी बढ़ेगा, बशर्ते इनपुट कांस्टेंट हो। ऐसा ना हो कि ये 20 था, ये 10 है, अब ये 10 की जगह 15 हो गया, लेकिन ये हो गया 30, तो 15 बटे 30 क्या हो गया? फिर 50%। इसका मतलब आउटपुट और एफिशिएंसी कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई है, लेकिन सीधे सीधे नहीं है, उसमें इनपुट का भी समावेश है। इसका मतलब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा पावर, आउटपुट एंड एफिशिएंसी। तो शुरू करते हैं हम लोग पावर से। तो एक चीज तो समझ में आ गई, इंजन जो हमें आउटपुट देता है वो ही उसका पावर आउटपुट है। तो पावर बोले या पावर आउटपुट बोले, लेकिन एफिशिएंसी जब देखेंगे या निकालेंगे तो हमें इसकी जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन साथ ही साथ इंजन ने खाया क्या या इंजन को हमने दिया क्या। तो एफिशिएंसी और आउटपुट आपस में जुड़े हुए हैं, हमें इन दोनों को समझना है। अब बेटा इस चैप्टर से छोटे छोटे न्यूमेरिकल और लॉन्ग न्यूमेरिकल दोनों बनते हैं, लेकिन आपके मोस्टली एग्जाम्स जो है वो एमसीक्यू होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, तो उसमें छोटे न्यूमेरिकल्स बनने की संभावना होती है। गाइड्स वगैरह में छोटे न्यूमेरिकल दिए भी हैं और लॉन्ग न्यूमेरिकल भी आप कर सकते हैं जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं पावर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेटा कि इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें सिलेबस जो है हमने उसको इस तरह से बनाया है, लेकिन इसको हमने पॉइंट वाइज डाल दिया है। हमने इस तरह से सिलेबस को 11 हिस्से में तोड़ा है। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इंजन की पावर या इंजन की ताकत। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंजन की ताकत। अब देखिए सबसे पहले बात समझिए, इंजन की ताकत का मतलब क्या है। सपोज कीजिए मैं आपके सामने उदाहरण लेता हूं कि एक बाइक समझते हैं, मोटरसाइकिल, और मैं एक उदाहरण ले लेता हूं, मान लीजिए ट्रक समझते हैं जिसमें माल वाल भाड़ा ले जाते हैं आप लोग, ट्रक। और तीसरा हम बात करते हैं रेलवे का डीजल इंजन। ये हमारे पास 3 चीजें हैं, अगर आपके दिमाग में क्लियर है। ये तीनों आईसी इंजन है। यस सर। अब इसमें से देखिए बाइक जनरली क्या है? पेट्रोल इंजन है, एसआई इंजन है, ऑटो साइकिल पे चलती है। ट्रक क्या है? डीजल इंजन है, सीआई इंजन है, डीजल साइकिल पे चलता है। रेलवे का डीजल इंजन क्या है? ये भी डीजल इंजन है, डीजल साइकिल चलता है। इसमें फ्यूल पेट्रोल है, इन दोनों में डीजल है। इसमें ऑटो साइकिल है, इसमें डीजल साइकिल है। ये एसआई इंजन है, ये दोनों सीआई इंजन है। अब मैं इसको कहता हूं ये है मेरी लिस्ट 1। अब मैं लिस्ट 2 में कुछ पावर आउटपुट दे रहा हूं। मैं क्या दे रहा हूं? पावर आउटपुट दे रहा हूं। अब मैं जरा लिख रहा हूं, जरा समझिएगा। पावर आउटपुट है तो इकाई क्या होगी सर? इकाई होगी किलोवाट। मैंने कहा बिल्कुल सही, इकाई है किलोवाट। अब मैं लिख रहा हूं, जरा समझिएगा,
1000, 100 और 10। अब मैं आपसे कहता हूं कि लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच कराइए। बाइक है, बाइक तो कम ताकत देती है, इंजन छोटा है, तो बाइक को जोड़ दीजिए इससे। सर ट्रक जो है उसका इंजन थोड़ा बाइक से बड़ा है, मल्टी सिलेंडर होता है, 4 सिलेंडर 6 सिलेंडर, तो ट्रक को जोड़ दीजिए सर इससे। और सर रेलवे का डीजल इंजन आपने बताया 16 सिलेंडर का होता है, वी टाइप का, बहुत हैवी इंजन होता है, तो ताकत ज्यादा देगा। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं कि आपने समझा कि छोटा इंजन है कम ताकत देगा, मझौला इंजन है बीच की ताकत देगा, बड़ा इंजन है ज्यादा ताकत देगा। अब थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ते हैं। सर ये जो है किससे जुड़ा हुआ है? मैंने कहा अगर आपको याद हो तो हम लोग शुरू में फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं कि कोई भी रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन जब होता है तो उसमें दो चीजें होती है, एक को हम लोग बोलते हैं आईडीसी और एक को बोलते हैं ओडीसी। आईडीसी से ओडीसी के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक लेंथ, और इस आयतन को बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम या इंजन की कैपेसिटी। अब जरा समझते हैं ये जो हमारी कैपेसिटी, तो अब हमने बोला वीएस या क्यूबिक सेंटीमीटर में कैपेसिटी। अब जरा देखिए हमारी बाइक्स नॉर्मली 100 सीसी की होती हैं, तो हमने यहां पे दे दिया 100 क्यूबिक सेंटीमीटर 100, यहां पे हमने दे दिया मान लीजिए 5000 और यहां पे दे दिया हमने 40000। अब मैंने आपसे कहा कि इसको मैच करिए। अब बाइक को मैच करना है तो बाइक के साथ देखिए आया, बाइक के साथ आया है 10 हॉर्स पावर और सीसी में कितना आ जाएगा 100 सीसी। 100 सीसी का इंजन, स्वेप्ट वॉल्यूम 100 सीसी है, 1000 घन सेंटीमीटर होता है 1 लीटर में, 1 लीटर का 10वां हिस्सा, तो ये आ गया 100 सीसी। ट्रक में देखिए 100 किलोवाट दे रहा है, इसका स्वेप्ट वॉल्यूम कितना हो जाएगा 5000 सीसी। और आपका ट्रक जो है डीजल इंजन जो है वो आपको दे रहा है 1000 किलोवाट, तो इसका स्वेप्ट वॉल्यूम हो जाएगा 40000 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका मतलब जो बड़ा इंजन है वो ज्यादा ताकत दे रहा है, जो छोटा इंजन है वो कम ताकत दे रहा है। ये बड़ा इंजन और छोटा इंजन का मतलब क्या है? उसका पूरा पूरा साइज नहीं सर, उसके इंजन के अंदर जो सिलेंडर है उस सिलेंडर के अंदर जो उसका स्वेप्ट वॉल्यूम है। अगर सिंगल सिलेंडर है तो ये स्वेप्ट वॉल्यूम है, और मल्टी सिलेंडर है तो सभी सिलेंडर के स्वेप्ट वॉल्यूम का योग, जिसको बोलते हैं इंजन कैपेसिटी। तो एक चीज आप समझ रहे हैं कि इंजन की जो ताकत है वो कहीं ना कहीं उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करती है। अगर उसका क्यूबिक सेंटीमीटर में इंजन कैपेसिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा ताकत देगी। तो हम लोगों ने इस बात को स्थापित किया कि इंजन का पावर आउटपुट कहीं ना कहीं इंजन के स्वेप्ट वॉल्यूम पे या उसके डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी पे निर्भर करता है। रेलवे का डीजल इंजन का ताकत भी ज्यादा होगी, उसका स्वेप्ट वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। जो हमारी बाइक है उसकी ताकत भी कम होगी, पावर भी कम होगा और स्वेप्ट वॉल्यूम भी कम होगा। आइए बेटा अब इस पावर के अंदर चलें, इस पावर के अंदर भी इसकी खेल है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग इंजन पावर। मैंने आपको सिर्फ एक चीज बताने की कोशिश की कि छोटा इंजन कम ताकत, इंजन कैपेसिटी स्मॉल, बड़ा इंजन ज्यादा ताकत, इंजन कैपेसिटी लार्ज। ओके, एक रफली हम बोलते हैं आपसे, दो इंजन है, दो बाइक के इंजन है, एक बाइक है एक्स और एक है वाई। इसका इंजन 100 सीसी का है, नॉर्मली जो हम लोग की बाइक्स होती हैं हीरो होंडा वगैरह 100 सीसी, और ये है 500 सीसी का बुलेट। बताओ कौन ज्यादा ताकत देगा? सर बुलेट ज्यादा ताकत देगा। लेकिन अब ये 100 सीसी का है ताकत ज्यादा देगा, ये ताकत कम देगा, और 500 सीसी का है ताकत ज्यादा देगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये एफिशिएंट होगा, ये ताकत तो ज्यादा दे रहा है। एफिशिएंसी जब देखेंगे तो देखेंगे खाया कितना और दिया कितना, खाया कितना और दिया कितना। तो हमेशा ताकत ज्यादा होना ये नहीं कहेगा कि एफिशिएंसी ज्यादा है। ताकत ज्यादा होना अलग बात है, एफिशिएंसी ज्यादा होना अलग बात है। हाँ, ये हो सकता है कि ताकत ज्यादा है तो एफिशिएंसी भी ज्यादा हो, लेकिन कभी कभी ये भी हो सकता है कि पावर आउटपुट तो ज्यादा है, एफिशिएंसी लो है। ओके चलिए अब हम लोग देखते हैं, जरा बेटा देखिए एनर्जी कन्वर्जन। अब देखिए बेटा हम लोगों ने बताया आपको कि जो हमारा आईसी इंजन है वो थर्मोडायनेमिक्स से सेकंड लॉ का पालन करता है। तो आईसी इंजन जो हमारा होता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे पालन करता है। मैंने अपने शुरुआती लेक्चर्स में कवर किया है। सर ये फर्स्ट लॉ का पालन नहीं करता। मैंने कहा बेटा जब सेकंड लॉ आता है तो इस सेकंड लॉ के अंदर फर्स्ट लॉ जो है इनबिल्ट है। इसका मतलब इनबिल्ट मतलब स्वतः पालन कर लेता है। तो कहीं ना कहीं हमारे आईसी इंजन में जो ऊर्जा का परिवर्तन होता है, जो ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक कार्य में परिवर्तित होती है, वो थर्मोडायनेमिक्स के प्रथम और द्वितीय नियम दोनों का पालन करती है। अच्छा, अब एनर्जी कन्वर्ट हो रही है तो हमने आईसी इंजन है क्या, या कोई भी हीट इंजन क्या है? ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करने की एक डिवाइस है। तो हम इनपुट पे क्या देंगे? इनपुट पे हम देंगे हीट एनर्जी। तो देखिए इस चित्र में क्या दिखाया गया है, ये हमारा सिलेंडर है, ये हमारा पिस्टन है, ये हमारी कनेक्टिंग रॉड है, ये हमारा क्रैंक है, ये हमारा क्रैंक शैफ्ट है, ये हमारी क्रैंक पिन है। अब आपने इनपुट के तौर पे क्या दिया? सर हमने फ्यूल जलाया,
कौन सा फ्यूल जलाया? सर पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल जलाया, डीजल इंजन है तो डीजल जलाया, एलपीजी इंजन है तो एलपीजी गैस जलाई। तो हमने इनपुट दिया कैसे? फ्यूल को जला के। जनरली फ्यूल कौन से हैं? फॉसिल फ्यूल है। फ्यूल जलने से क्या होगा? उष्मा पैदा होगी और कंबशन गैसेस बनेगी। यही कंबशन गैसेस पिस्टन के ऊपर दबाव डालेंगी। तो हमने इनपुट पे क्या दिया है? उष्मीय ऊर्जा। कैसे दी है? फ्यूल को जला के। अब हमने कितनी उष्मीय ऊर्जा दी, इसका हिसाब किताब हमें रखना पड़ेगा। सुबह हम कितनी रोटी खा के आए? 4 रोटी खा के आए। दिन भर में कितना पढ़ाया? 2 घंटे। सुबह हम कितनी रोटी खा के आए? 6 रोटी खा के आए। दिन भर में कितना पढ़ाया? 1 घंटे। तो हमने इनपुट क्या लिया और हमने आउटपुट क्या दिया। तो ए क्या है? इंजन का इनपुट। किस रूप में? उष्मा के रूप में। सर कैसे निकालेंगे? मैंने कहा बेटा हमने जो फ्यूल दिया है, तो अब हमें कभी ए निकालने की जरूरत पड़ेगी, आगे पड़ेगी बेटा एफिशिएंसी निकालने के लिए। तो अगर हमें कभी कितना इनपुट दिया है उष्मीय ऊर्जा के रूप में निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे कि हम एमएफ का मतलब, एम का मतलब मास, एफ का मतलब फ्यूल, हमने कितना ईंधन दिया, वेरी गुड, मल्टीप्लाइड बाई उस ईंधन का उष्मीय मान। यहां पे CV का मतलब ध्यान दीजिएगा बेटा, CV है कैलोरीफिक वैल्यू या उष्मीय मान। फर्स्ट चैप्टर में डिफाइन किया है हमने। एकांक द्रव्यमान को जलाने से, एकांक द्रव्यमान को कंप्लीट कंबस्शन करने से जो उष्मा प्राप्त होती है उसको हम उस ईंधन का उष्मीय मान कहते हैं। अगर घटिया ईंधन है, मिलावटी पेट्रोल है, तो 1 kg जलाओगे, 10 से गुणा करके बना लोगे केजी। 1 लीटर पेट्रोल को जलाओगे तो तुम्हें कम उष्मा मिलेगी। शुद्ध पेट्रोल है, मिलावट नहीं है, तो ज्यादा उष्मा मिलेगी। तो कंप्लीट कंबशन का मतलब है कि पूरी पूरी कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में बदले और हाइड्रोजन जलवाष्प में बदले। क्योंकि जब कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बदलती है तो हमें ज्यादा उष्मा मिलती है, बट कार्बन जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है तो कम उष्मा मिलती है। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो हम लोगों ने उष्मीय मान पढ़ चुके हैं। इसका मतलब हमने कितना ईंधन जलाया और उस ईंधन का उष्मीय मान कितना है। हम कितना इनपुट लेके आए? 4 रोटी खा के आए, बट हमने खाई कैसी रोटी? छोटी छोटी रोटी खाई। एक रोटी में कितना है? 20 कैलोरी। तो हम कितना इनपुट लेके आए? 80 कैलोरी। तुमने कितनी खाई? 3 रोटी। तो हम तो 3 रोटी खाए, लेकिन आपने खाई इतनी बड़ी बड़ी रोटी। मोटाई दोनों की सेम है। आपकी एक रोटी में कितना कैलोरी है? 50 कैलोरी। तो आप 3 रोटी खाए 50 कैलोरी की, तो 150 कैलोरी आपको इनपुट मिला। हम 4 रोटी खाए 20 कैलोरी की, तो हमें 80 कैलोरी इनपुट मिला। तो सिर्फ मास ऑफ फ्यूल इंपॉर्टेंट नहीं है, उस फ्यूल के अंदर कितनी ताकत है, उस फ्यूल के 1 किलोग्राम में कितनी उष्मा पैक है। तो इसका मतलब MF इंटू CV से हम इनपुट निकाल लेंगे। सॉरी, इसकी जरूरत पड़ती है। यस, जब एफिशिएंसी निकालेंगे तो हमने इंजन को कितनी हीट दी है वो निकालने की जरूरत पड़ती है। तो MF इंटू CV से निकाल लेंगे। ध्यान रहे बेटा, ये CV है कैल्विक वैल्यू, और हमारे थर्मल में इस तरह से भी CV आता है। ये होती है स्पेसिफिक हीट, ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहां पे C सफिक्स V है, यहां C डॉट V है। तो हमें कभी भी जरूरत पड़ेगी तो मास ऑफ फ्यूल में कैल्विक वैल्यू से गुणा कर देंगे, तो हम जो इनपुट दे रहे हैं वो आ जाएगा। तो इंजन को हमने इतना इनपुट दिया। अब देखिए, सेकेंड लॉ कहता है कि कोई भी ऊष्मीय इंजन किसी भी थर्मोडायनेमिक साइकिल पे काम करे, किसी भी थर्मोडायनेमिक साइकिल पे काम करे, यहां तक कॉर्नोट साइकिल पे भी काम करे। ऑटो, डीजल, ड्वेल तो घटिया साइकिल है, या उसकी तुलना में उनकी एफिशिएंसी कम होती है। कॉर्नोट साइकिल पे भी काम करे तो क्या करेगा? पूरी पूरी ऊष्मा को वर्क नहीं बना पाएगा। इसका मतलब जो आपने इनपुट पे क्यू दी है, सपोज कीजिए आपने यहां पे 80 जूल हीट दी है फ्यूल जला के, एक चीज तो निश्चित मानिए कि ये इंजन आपको आउटपुट या वर्क आउटपुट या मैकेनिकल वर्क आउटपुट 80 जूल तो नहीं देगा, 80 जूल से कम देगा, ऐसा सेकंड लॉ कहता। तो हमने अभी तक पूरे पढ़ाई में एनर्जी कन्वर्जन को शुरू किया है और इनपुट क्या दिया है इंजन को उसके बारे में बात की। सर चलिए, 80 जूल हम हीट देंगे तो हमें कुछ ना कुछ तो वर्क मिलेगा ना। मैंने कहा 80 से कम मिलेगा। ओके सर, वो वर्क हमें कहां पे मिलेगा और कितना होगा, हम निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे। मैंने कहा आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, आपने जो हीट दी है ये पूरी पूरी वर्क तो नहीं बनेगी, हाँ ए से कम कुछ वर्क बनेगी। तो अब समझिए कि होगा क्या जब आपने यहां पे, अच्छा आईसी इंजन में क्या होता है, फ्यूल सिलेंडर के अंदर जलता है। जब फ्यूल सिलेंडर के अंदर जल जाएगा तो क्या होगा? कंबशन गैसेस बनेंगी। चाहे पेट्रोल जलाओ चाहे डीजल जलाओ, दोनों के अंदर है क्या? कार्बन और हाइड्रोजन। तो जलने के बाद गैसेस बनेगी। कौन सी? कंबशन गैसेस। उन गैसेस में क्या क्या होता है बेटा? पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, कुछ भी जलाओ, ये फॉसिल फ्यूल है। इनके जलने से कंबशन गैसेस बनती है। पीछे बहुत बात हुई है। ये गैसेस जो होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जल वाष्प, सल्फर के डिफरेंट ऑक्साइड जिनको सॉक्स बोलते थे, SOX, और नाइट्रोजन डिफरेंट ऑक्साइड्स, ये सब क्या करेंगे? पिस्टन के ऊपर दबाव डालेंगे। इसका मतलब
P इंटू ए एक फोर्स होगा, इस फोर्स से पिस्टन चल पड़ेगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट हमें वर्क मिलना शुरू कर देगा। इसका मतलब जब सिलेंडर के अंदर फ्यूल जलेगा तो हमें सबसे पहले जो मैकेनिकल वर्क मिलेगा या यांत्रिक कार्य मिलेगा वो कहां पे मिलेगा? पिस्टन पे। तो अब समझिए कि आपने जो हीट दी है ये वर्क में कन्वर्ट होगी, लेकिन ये वर्क आपको कहां पे मिलेगा? सबसे पहले हमें मिलेगा पिस्टन पे। तो आइए बी क्या है? बी इज कॉल्ड इंडिकेटेड पावर। इंडिकेटेड का मतलब होता है सूचित, पावर का मतलब शक्ति, सूचित शक्ति जो सूचना देगी। आपको मिलेगी कि नहीं पता नहीं, सूचना आई है कि 2 लाख नौकरी आने वाली है, अब वास्तव में आएंगे कि नहीं पता नहीं, आपको मिलेगी कि नहीं पता नहीं, सूचना आ रही है पेपरों में। कौन सी पार्टी कर रही है इसके बारे में हम पॉलिटिकल नहीं होना चाहते, लेकिन हाँ सूचना तो ये सूचित है, वास्तविक है कि नहीं पता नहीं, हो सकता है। तो सूचित शक्ति है वो आपको पिस्टन फेस पे मिलेगी। सर कैसे निकालेंगे? हमने कहा भी आएगा ना, यही तो पढ़ाई करनी है आज कि हमें पिस्टन पे जो पावर मिली है, मिल तो गई है, जिसको आपने बोला कि हम इंडिकेटेड पावर बोलेंगे, सूचित शक्ति बोलेंगे, लेकिन ये किस नेचर की है? ये रेसिप्रोकेटिंग नेचर की है। और हमारी फील्ड में, हमारे क्षेत्र में होता क्या है? रेसिप्रोकेटिंग नेचर ऑफ मोशन से ज्यादा उपयोगी होता है रोटरी नेचर ऑफ मोशन। क्यों? क्योंकि हमारी मोस्टली मशीन जो है वो रोटरी है। हमें पहिया नचाना है, हमें पहिया को चलाना नहीं, रेसिप्रोकेट नहीं करना है, तो पहिया नचाना है, मिक्सर ग्राइंडर नचाना है, बिजली बनानी, जनरेटर चलाना है, तो हमें जो भी चाहिए रोटरी मोशन चाहिए। तो हम क्या करें? हम इस रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने की विद्या या कला जानते हैं। क्या करेंगे? एक कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक की मदद से पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्रैंक शैफ्ट के रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। क्यों? चूंकि रेसिप्रोकेटिंग मोशन की तुलना में रोटरी मोशन ज्यादा उपयोगी है। अगर आपको सिर्फ रेसिप्रोकेटिंग मोशन चाहिए तब आप यहीं पे संतोष हो जाइए, लेकिन इससे ज्यादा फायदा होगा नहीं। आप ऐसा मोशन चाहते हैं, रोटरी मोशन, जो मैक्सिमम जगह पे यूज हो जाए, ज्यादा उपयोगी हो। तो हम करते क्या हैं? इसको कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं? पीछे देखा आपने, कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक की मदद से। अब जैसे ये आया पिक्चर में, एक तीसरी पावर आ गई जिसको हम बोलते हैं सी। अब जरा समझिए बेटा, ए थी उष्मी ऊर्जा, उष्मा के रूप में इनपुट जो आपने दिया। बी जो है मैकेनिकल वर्क के रूप में आउटपुट जो पिस्टन पे आपको मिला, लेकिन रेसिप्रोकेटिंग नेचर का है, ज्यादा उपयोगी नहीं है। अब इसको आपने इस तंत्र के द्वारा, इस तंत्र को हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक मैकेनिज्म के द्वारा, बी को आपने कन्वर्ट कर दिया सी में। एक तरह से रेसिप्रोकेटिंग नेचर को कन्वर्ट कर दिया है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन को कन्वर्ट कर दिया है रोटरी मोशन में। लेकिन क्या ये सी बी के बराबर होगा? नहीं सर। जब ये पिस्टन चलेगा, यहां पे बेरिंग्स होती हैं, स्मॉल एंड बेरिंग, बिग एंड बेरिंग, यहां पे क्रैंकशाफ्ट की बेरिंग होगी, तो घर्षण होगा और इस इंजन को चलने में बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो बी के तुलना में सी और कम हो जाता है। लेकिन एक चीज तय है कि ये है इनपुट और ये है आउटपुट, और ये भी हमारा है आउटपुट। लेकिन आप कह सकते हैं ये आउटपुट की पहली स्थिति है या आउटपुट की दूसरी स्थिति है। फिर हाँ, यहां पे आप हीट के रूप में इनपुट है, ये मैकेनिकल वर्क के रूप में आउटपुट है, ये भी मैकेनिकल वर्क के रूप में आउटपुट है। लेकिन ये आउटपुट रेसिप्रोकेटिंग नेचर का है और ये आउटपुट रोटरी नेचर का है। अब जो क्रैंकशाफ्ट पे हमको आउटपुट मिलता है या ताकत मिलती है, उसको हम बोलते हैं ब्रेक पावर, BRAKE, ब्रेक पावर। वो जो साइकिल की ब्रेक होती है, बाइक की ब्रेक होती है, पढ़ाई में ब्रेक लग गया है कोरोना के आने से। कोरोना में क्या हुआ? हम सब पढ़ाई चल रही थी अच्छी खासी स्मूथली, एक ब्रेक लग गया, अवरोध आ गया है 6-8 महीने का, लेकिन पूरे दुनिया भर में आया है, तो सभी सबके लिए पड़ा है, तो सब लोग फिर स्टार्ट करेंगे। तो ब्रेक पावर, तो पावर अवेलेबल एट द क्रैंकशाफ्ट, इट इज नोन एज ब्रेक पावर। तो अब बेटा देखिए, हमारे इस डायग्राम में जो एनर्जी कन्वर्जन का है, जहां पे उष्मी ऊर्जा यांत्रिक कार्य में बदली, पर यांत्रिक कार्य पहले रेसिप्रोकेटिंग नेचर का, फिर बदली यांत्रिक कार्य में ही बदली, यहां पे उसका नेचर नहीं बदला, ये मैकेनिकल वर्क ही है, ये भी काइनेटिक एनर्जी है, ये भी काइनेटिक एनर्जी है, ये रेसिप्रोकेटिंग नेचर की है, ये रोटरी नेचर की है, कम उपयोगी है, ये ज्यादा उपयोगी है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हमारे इंजन में देखिए बेटा क्या है, ये जो ए है ये बी से ज्यादा होगा। इसका मतलब कि जो आप इनपुट देंगे, ये पूरे का पूरा एनर्जी पिस्टन के ऊपर वर्क के रूप में नहीं मिलेगी। तो हमें तो मालूम ही है, सेकंड लॉ ने बोला ही था, कुछ ना कुछ हमारा लॉसेस हो जाएगा, जिसको अभी हम आगे दिखाएंगे, इसको हम बोलेंगे लॉसेस 1। लेकिन जो हमें पिस्टन के फेस पे वर्क मिल गया, ये जब हमें क्रैंकशाफ्ट पे मिलेगा ब्रेक पावर के रूप में, तो ये सी जो है बी के बराबर नहीं होगा, सी जो है बी से कम होगा। तो सी विल बी लेस देन बी, बी विल बी लेस देन ए, या उल्टा बोल सकते हैं ए विल बी ग्रेटर देन बी, बी विल बी ग्रेटर देन सी। अब इसके बीच में जो हमारा नुकसान होता है पावर का, उसको हम शो करते हैं लॉसेस 2 से, जो अभी हम दिखाएंगे आपको, और जनरली हम लोग बोलते हैं उसको फ्रिक्शन पावर।
तो इसका मतलब बी और सी के बीच में क्या हो रहा है, मैक्सिमम जो नुकसान हो रहा है या कमी आ रही है पावर में, वो घर्षण की वजह से हो रहा है। लेकिन इसमें कुछ और चीजें भी जोड़ी जाती हैं। तो इसका मतलब ए की तुलना में बी कम है, क्यों, लॉसेस 1 की वजह से। बी की तुलना में सी कम है, क्यों, लॉसेस 2 की वजह से। तो अब जरा एक इंपॉर्टेंट बात, सर ये जो हमारी सी है इसको आप कहते हैं ब्रेक पावर। मैंने कहा यस, इसको हम लोग कहते हैं ब्रेक पावर, ये हमारी है ब्रेक पावर। और बेटा यही हमारी जो है इंजन की एक्चुअल आउटपुट है। रियली जो है इंजन का आउटपुट ये है। सपोज कीजिए आपने कहा सर मेरे गांव में एक पंपिंग सेट है, उसमें इंजन लगा हुआ है 20 किलोवाट का। तो हम क्या माने कि हम इसको 20 किलोवाट इनपुट देते हैं, या उसके पिस्टन पे 20 किलोवाट पैदा होता है, या वो क्रैंकशाफ्ट पे हमको 20 किलोवाट का आउटपुट देता है। एज ए कस्टमर, एज ए ग्राहक, हम ये नहीं सुनना चाहते कि इंजन ने कितना इनपुट, कितना किलोवाट लिया, इंजन ने पिस्टन के अंदर कितना पैदा किया। हम चाहते हैं कि एज ए कस्टमर, एज ए ग्राहक, हमें आउटपुट पे कितना मिला। तो जब भी हम कहते हैं इस इंजन की ताकत इतनी है, इसका मतलब यह है कि ये इंजन आपको क्रैंकशाफ्ट के ऊपर आउटपुट के रूप में इतना देगा। इसको आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मैकेनिकल वर्क से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हैं जनरेटर में डाल के। इस मैकेनिकल वर्क से आप अपनी पहिए को नचा सकते हैं और बाइक या कार या ट्रक चला सकते हैं। इस मैकेनिकल वर्क से आप अपना मिक्सर ग्राइंडर चला सकते हैं। इस तरह के विभिन्न प्रयोगों को आप कर सकते हैं। अब कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक चीज स्थापित कर ली कि दिस इज इंडिकेटेड पावर, रेस्पोंडिंग नेचर, दिस इज ब्रेक पावर, रोटरी नेचर विच इज मोर यूजफुल। और साथ ही साथ इंजन का आउटपुट जब बोलेंगे तो ये समझा जाएगा, इनपुट जब बोलेंगे तो ये समझा जाएगा। तो सर ये क्या है, मैंने कहा ये अंदर की बात है। जब आप इतना देंगे तो पहले इतना पैदा होगा और वास्तव में आपको इतना मिलेगा। तो ये है सूचित शक्ति, यह है ब्रेक शक्ति या आउटपुट पावर, और यह है हमारा इनपुट जो आपने इसको दिया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये लॉसेस L1 और L2 क्या है। अब देखिए बेटा, ये हमारा ए क्या है, एनर्जी इन फ्यूल, या कह सकते हैं आप इनपुट। कभी निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालेंगे सर, जितना ईंधन दिया है गुणे उस ईंधन का ऊष्मीमान निकाल लेंगे। अब इस इनपुट से एक चीज तय है कि जो आपने इनपुट दिया है, मान लीजिए आपने 100 जूल इनपुट दिया है, तो आप कतई ये उम्मीद मत कीजिए। ये बी क्या है बेटा, ये इंडिकेटेड पावर है, ये इंडिकेटेड पावर है मैकेनिकल वर्क के रूप में। ये इनपुट पावर क्या है, ये हीट के रूप में है। अब ये जो मैकेनिकल वर्क के रूप में आपकी बेटा इंडिकेटेड पावर है, ये क्या इनपुट के बराबर होगी? नहीं सर। सेकंड लॉ कहता है ऑल द हीट सप्लाइड टू ए हीट इंजन, किसी भी ऊष्मीय इंजन को दी गई संपूर्ण ऊष्मा पूरा कार्य नहीं बन सकती। उसका कुछ हिस्सा कार्य में कन्वर्ट होता है और बाकी ऊष्मा एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट होती है। यही है वो L1, लॉसेस L1। तो लॉसेस L1 क्या है, तो A माइनस बी इज लॉसेस L1। सर कहां, मैंने कहा देखिए मुख्य रूप से एग्जॉस्ट। सोचिए बेटा, आपने बाइक में पेट्रोल जलाया, बाइक चल दी, आपको आउटपुट दे रही है, इंजन नाच रहा है क्रैंकशाफ्ट, उससे आप अपना पहिया नचा रहे हैं और आगे चले जा रहे हैं, आपकी गाड़ी चल रही है। लेकिन अगर आप देखें तो इंजन का जो एग्जॉस्ट जा रहा है, साइलेंसर से निकल रहा है, वो भी गर्म है। इसका मतलब जो आपने हीट एनर्जी पैदा की है उसमें से कुछ हीट तो एटमॉस्फेयर में जा रही है। इसका मतलब पक्की बात है कि आपको जो वर्क मिल रहा है उसमें वो कन्वर्ट नहीं हुई, तो कुछ एनर्जी तो एग्जॉस्ट में जा रही है। एग्जॉस्ट मतलब एग्जॉस्ट गैस के साथ निकल रही है। और आपके इंजन में अगर छोटा इंजन है तो एयर कूलिंग का जुगाड़ है। कैसे है, इंजन के सतह के ऊपर पंखड़ियां लगी हुई हैं। और बड़ा इंजन है तो वाटर कूलिंग का जुगाड़ है। तो आपके इंजन में कुछ हीट जो है वो कूलेंट के माध्यम से या कूलिंग के माध्यम से, एयर कूलिंग या वाटर कूलिंग के माध्यम से एटमॉस्फेयर में निकल जा रही है। इसका मतलब आपने जो हीट एनर्जी दी है फ्यूल को जला के, वो पूरी कार्य में तो मिली नहीं है। कुछ तो कूलिंग मीडियम से, एयर या वाटर कूलिंग से एटमॉस्फेयर में चली गई, और कुछ जो एग्जॉस्ट गैस है गरम गरम वो लेके एटमॉस्फेयर में चली गई। इसका मतलब जो आपने हीट एनर्जी पैदा की थी उसमें से इन दोनों को घटा दिया जाए तो बाकी जो चीज बची वो आपको मिलेगी पिस्टन पे इंडिकेटेड वर्क के रूप में। लेकिन आपने कहा सर ये जो बी है इंडिकेटेड वर्क रेसिप्रोकेटिंग नेचर का, ये हमारे बहुत काम का नहीं है, प्लीज सर इसको आप रोटरी नेचर में कन्वर्ट कर दीजिए। मैंने कहा भाई देखो, जब इस रेसिप्रोकेटिंग नेचर को मैं रोटरी नेचर में कन्वर्ट करूंगा, एक तंत्र मंत्र बनाऊंगा, एक कनेक्टिंग रॉड लगाऊंगा, क्रैंक लगाऊंगा, बेरिंग्स लगेंगी, कुछ फ्रिक्शन के लॉसेस होंगे और भी बहुत सारे लॉसेस होंगे। तो क्या करें, तो मैंने कहा आपकी जो क्रैंकशाफ्ट में मैं रोटरी के रूप में पावर दूंगा वो उससे भी कम हो जाएगी। तो बी के तुलना में सी क्या है, सी इज कॉल्ड ब्रेक पावर। ये क्या है हमारी ब्रेक पावर। ये क्या है, ये भी मैकेनिकल वर्क है।
लेकिन बी के तुलना में सी क्या हो जाएगा, बी के तुलना में सी और कम हो जाएगा। किस वजह से, लॉसेस 2 की वजह से। इसमें कौन से लॉसेस आएंगे सर, मुख्य रूप से आएगा फ्रिक्शन लॉस, मुख्य रूप से आएगा फ्रिक्शन लॉस। और हम लोग जब इंजन को चलाते हैं तो इंजन को चलाने के लिए बहुत सारे से घरेलू खर्चे होते हैं। वॉल मैकेनिज्म चलाना है तो कैम्प शैफ्ट को ताकत देते हैं। अगर डीजल इंजन है तो उसका डीजल इंजन का पंप चलाना है ताकि हम फ्यूल का प्रेशर बढ़ा सकें, तभी तो अंदर फेंकते हैं। या हम कूलिंग वाटर को सप्लाई करना है तो उसके लिए पंप चलाते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल चलाना है तो उसके लिए पंप चलाते हैं। मतलब इंजन के कुछ घरेलू खर्चे भी होते हैं, उन घरेलू खर्चे को भी हम यहीं पे जोड़ लेते हैं। इसका मतलब बी माइनस सी जो है ये कहलाता है फ्रिक्शन पावर। तो अब जरा समझिएगा बेटा, हमारा ए था इनपुट हीट के रूप में, बी है हमारा इंडिकेटेड पावर और सी है हमारा ब्रेक पावर, सी है हमारा ब्रेक पावर। अब अगर हम B माइनस सी की बात करें तो B माइनस सी को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन पावर, या कह सकते हैं इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर इज इक्वल टू फ्रिक्शन पावर। अब हम ये जरूर कर सकते हैं कि हमारा जो यहां पे इंडिकेटेड पावर मिला उसके तुलना में ये C तो कम होगा, B के तुलना में C तो कम होगा, लेकिन अगर हम इस पूरे सिस्टम का लुब्रिकेशन वगैरह बढ़िया तरीके से करेंगे तो लॉसेस को कम कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं लुब्रिकेशन वगैरह करके। जीरो नहीं कर सकते, रिड्यूस कर सकते। बेटा हम लोगों ने एनर्जी कन्वर्जन को देखा और साथ ही साथ ये भी देख लिया कि कितने तरह की पावर होती है, और ये हमारा इनपुट हो गया। तो इनपुट के तुलना में इंडिकेटेड पावर कम होगा ड्यू टू लॉसेस L1, जिसमें मुख्य रूप से आएंगे एग्जॉस्ट लॉसेस और कूलिंग के द्वारा जो हीट बाहर चली गई एयर या वाटर कूलिंग से। बी के तुलना में सी कम होगा, बी को बोलते हैं इंडिकेटेड पावर, सी को बोलते हैं ब्रेक पावर। बी माइनस सी कहलाता है फ्रिक्शन पावर, और इस बीच में क्या आएगा, लॉसेस 2 आएंगे। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बेटा हम लोग चाहते हैं सबसे पहले जो हमारा, अच्छा हाँ एक चीज और, जो हमारी इंजन की ताकत होती है उसको हमने डिस्कस किया कि इंजन की जो ब्रेक पावर होती है यही इंजन की आउटपुट पावर होती है, इसी को हम लोग इंजन का आउटपुट बोलते हैं। अब बेटा जनरली एसआई प्रणाली में हम लोग इस्तेमाल करते हैं किलोवाट। तो किसी भी इंजन की ताकत को हम किलोवाट से प्रदर्शित करते हैं। आपने कहा ये इंजन 100 किलोवाट का है, तो हम क्या समझेंगे कि 100 किलोवाट इनपुट दे रहे हैं आप, कि पिस्टन पे इंडिकेटेड पावर मिल रही 100 किलोवाट नहीं, हम समझेंगे कि ये इंजन हमें क्रैंकशाफ्ट पे 100 किलोवाट देगा। अब लेकिन पुराने जमाने में जब एसआई प्रणाली इतना प्रचलित नहीं थी तो हम लोग क्या करते थे, इंजन की पावर को हॉर्स पावर में प्रदर्शित करते थे। और आप हॉर्स की पावर, क्योंकि घोड़े को बहुत शक्तिशाली माना जाता है, तो हमेशा पावर को बताने के लिए घोड़े का मानक लिया गया और हॉर्स पावर मतलब घोड़े की ताकत, तो हॉर्स पावर में प्रदर्शित करते थे। और एक हॉर्स पावर कितनी होती है, 746 वॉट होती है। अब लेकिन ये जो 746 वॉट होती है बेटा, ये होती है ब्रिटिश हॉर्स पावर। इसी के साथ साथ एक और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 735.5 वॉट। लेकिन ये जो होती है 730.5 वॉट, ये होती है हमारी मैट्रिक हॉर्स पावर। तो आप दोनों में यूनिट कन्वर्जन करते तो आता है। तो ये हमारी ब्रिटिश हॉर्स पावर हो गई, ये हमारी मैट्रिक हॉर्स पावर हो गई। अब बेटा कभी कभी आप किसी मोटरसाइकिल का या कार का ऐड देखोगे, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारे इंजन के स्पेसिफिकेशन दिए हैं, उनको जरा पलटिएगा अपने पीडीएफ फाइल में, तो आप देखेंगे एक आध जगह इंजन का आउटपुट आपको किलोवाट में नहीं दिया है, हॉर्स पावर में भी नहीं दिया है, वहां इकाई इस्तेमाल हो रही है PS। बेटा थोड़ा सा आप जानिए, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसमें जर्मनी बहुत बड़ी ताकत थी, जर्मनी के साथ ही तो हुआ था। तो इसका मतलब जर्मनी जो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज भी बहुत बड़ी पावर है, और खासकर ऑटोमोबाइल उद्योग में जर्मनी बहुत आगे है। तो जर्मन्स जो है अपनी गाड़ियां जो बनाते हैं या जो उस टेक्नोलॉजी पर आधारित गाड़ियां होती हैं, उसकी आउटपुट वो लोग हॉर्स पावर में तो देते ही नहीं थे, और ऐसा ही प्रणाली भी वो नहीं मानते, तो वो नहीं देते। वो क्या करते हैं, PS में इंजन की पावर देते हैं। तो PS क्या है, पावर आउटपुट या इंजन की ताकत, ब्रेक पावर को दिखाने के लिए वो पावर आउटपुट की एक इकाई है। तो PS इज ए जर्मन यूनिट, और ये PS जर्मनी में इस प्रकार से लिखते हैं, अब क्या है मैं नहीं बता सकता, बट इसका मतलब होता है घोड़े की ताकत। तो PS बोलिए, किलोवाट बोलिए, हॉर्स पावर बोलिए, सब क्या है, पावर की इकाई है। ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रचलित जो हमारे हिंदुस्तान में है आज की तारीख में वो है किलोवाट। पहले क्या थी, हॉर्स पावर। लेकिन कोई जर्मन की बनी गाड़ी होगी तो बोलेगा PS, बट 1 PS इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर अप्रोक्सीमेट। तो 1 PS का मान 1 हॉर्स पावर के बराबर होता है। तो अंदाज देने के लिए आप बोल रहे हैं सारी बाइक आई है मार्केट में 20 PS की है, तो 20 हॉर्स पावर मान लो, इस प्रकार से होता है। तो अब बेटा हमारा इंजन की पावर का जो इंट्रोडक्शन था, जिसको हमने बोला एनर्जी कन्वर्जन या 1.1, उसको हमने कंप्लीट किया। अब हम इंटरेस्टेड हैं कि इंजन की जो हमारी पावर है, मुख्य रूप से 3 पावर है। एक वो है जो हमें पिस्टन पे मिली रेसिप्रोकेटिंग नेचर की, जिसको हम बोलते हैं इंडिकेटेड पावर। लेकिन ये कम
यूजफुल है। एक वो है जो हमें क्रैंकशैफ्ट पे मिली ब्रेक पावर के रूप में, रोटरी नेचर की। ये कहां मिली है बेटा? क्रैंकशैफ्ट पे। ये कहां मिली है हमें? पिस्टन पे। लेकिन जब ये इंडिकेटेड पावर को हमने, रेस्पोंडिंग नेचर ऑफ पावर को रोटरी में कन्वर्ट किया तो रास्ते में जो लॉस हुआ वो होता है फ्रिक्शन पावर। इसका मतलब हमारी 3 तरह की पावर पिक्चर में आ चुकी हैं। अब हमें इन तीनों पावर को निकालने के तरीके समझने और कैसे हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। कोई इंजन है, उसकी इंडिकेटेड पावर कितनी है, उसकी ब्रेक पावर कितनी है, उसकी फ्रिक्शन पावर कितनी है, इसको निकालना चाहते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं इंडिकेटेड पावर। आइए बेटा, अब हम लोग ये तो जान चुके हैं कि ये है हमारे इंडिकेटेड पावर। तो व्हाट इज इंडिकेटेड पावर अगर पूछे तो सर, पावर अवेलेबल एट द पिस्टन फेस इन रेसिप्रोकेटिंग फॉर्म। इसका मतलब पश्चाग्र के रूप में पिस्टन के ऊपर प्राप्त यांत्रिक कार्य को उस इंजन का इंडिकेटेड पावर कहते हैं, उस शक्ति को यांत्रिक शक्ति या कह लीजिए इंडिकेटेड पावर कहते हैं। अब बेटा कैसे निकालेंगे? मैंने कहा इसका जो फॉर्मूला है वो है PMALNK डिवाइडेड बाई 1000 into 60 किलोवाट। इसका मतलब अगर आपको किसी इंजन की इंडिकेटेड पावर मालूम करनी है तो आपको जरूरत पड़ेगा मीन इफेक्टिव प्रेशर। P का मतलब प्रेशर, M का मतलब मीन इफेक्टिव प्रेशर, A का मतलब एरिया, L का मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रोक, N का मतलब नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक्स पर मिनट और K का मतलब नंबर ऑफ सिलेंडर, थाउजेंड्स। सर ये फॉर्मूला कैसे आया? मैंने कहा आइए धीरे धीरे इस फॉर्मूले को पैदा करते हैं। सबसे पहले देखिए, अब इसमें देखिए A क्या है? यह है एरिया ऑफ द पिस्टन। जनरली अगर हम लोग इसको किलोवाट में निकाल रहे हैं तो हमने इसको लिया है मीटर स्क्वायर में। न्यूमेरिकल में मिलीमीटर में दिया हो, सेंटीमीटर में दिया हो, आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। जी सर फॉर्मूला आया कैसे? मैंने कहा आइए इस फॉर्मूले को पैदा करने की कोशिश करेंगे। पहले देख ले पहले एक बार, A बराबर है एरिया ऑफ पिस्टन इन मीटर स्क्वायर। नो ये L क्या है? ये L है बेटा स्ट्रोक लेंथ, आईडीसी से ओडीसी की दूरी। अब अगर आप देखिए ये A क्या है? A हमारा है, देखिए बेटा ये हमारा था, ये हमारा पिस्टन है, ये हमारी कनेक्टिंग रॉड है और ये हमारा क्रैंक है। अब अगर इस पिस्टन का हम साइड व्यू देखें तो क्या होगा? ये है हमारा एरिया ऑफ पिस्टन A। A बराबर क्या होगा सर? π/4d²। तो यहां तो आपको A सीधे सीधे दिया रहेगा या आपको बोर डाया दिया रहेगा, सिलेंडर का अंदरूनी डाया बोल लो या पिस्टन का डाया बोल लो। अब इसमें आप क्या कर रहे हैं? A में स्ट्रोक लेंथ से गुणा कर दे रहे हैं। स्ट्रोक लेंथ क्या होती है सर? आईडीसी से ओडीसी के बीच की दूरी। अब आपको याद होगा ये पिस्टन चला बीडीसी से टीडीसी की ओर या चला आईडीसी से ओडीसी की ओर, तो ये जो चीज है ये क्या है? शेफ्ट वॉल्यूम या इंजन की कैपेसिटी। ये क्या होगी? π/4d² मल्टीप्लाइड बाई L, आधार का क्षेत्रफल मल्टीप्लाइड बाई हाइट या लेंथ, जो भी आप बोलेंगे। तो ये एक तरह से क्या है? ये A इंटू L है बेटा शेफ्ट वॉल्यूम। जरा समझिएगा, इसीलिए पीछे हम लोगों ने पिक्चर में जब स्टडी की थी कि इंजन की ताकत किस पे निर्भर करती है। सर वो तो आउटपुट पावर है। मैंने कहा बेटा आउटपुट पावर ज्यादा कब मिलेगी? जब इनपुट ज्यादा हो। तो सबसे पहले हमें प्रयास क्या करना है कि फ्यूल को जलाइए, अच्छी तरह जलाइए, कंप्लीट कंबस्शन कीजिए कि ताकि मैक्सिमम हीट पैदा हो, क्योंकि यही हीट तो वर्क बनेगी। अगर आपने इनकम्प्लीट कंबस्शन कर दिया, एयर की मात्रा कम हो गई तो कार्बन डाइऑक्साइड न बन के कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, तो ऊष्मा ही कम पैदा होगी। जब ऊष्मा कम पैदा होगी तो इंडिकेटेड पावर के रूप में जो कार्य मिलेगा पिस्टन पे वो भी कम हो जाएगा। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि फ्यूल को अच्छी तरह जलाइए ताकि मैक्सिमम ऊष्मीय ऊर्जा मिले। फिर उस ऊष्मीय ऊर्जा को पिस्टन पे हम कार्य के रूप में प्राप्त करेंगे। मानी बात है, इससे कम होगा। अब इस कार्य को हम आगे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड कर रही है इंडिकेटेड पावर? इंजन के स्वेप्ट वॉल्यूम पे। और इंडिकेटेड पावर ज्यादा होगी तभी तो ब्रेक पावर ज्यादा होगी, इसी में तो फ्रिक्शन घटाओगे तभी तो ब्रेक पावर मिलेगी। इसका मतलब कि इंडिकेटेड पावर निर्भर करती है इंजन के स्वेप्ट वॉल्यूम पे। इसीलिए बेटा बाइक है 100 सीसी की, ट्रक है 1000 सीसी का या 10,000 सीसी का, और हमारा वो जो था डीजल इंजन 50,000 सीसी का था। तो सबसे ज्यादा ताकत किसकी थी? डीजल इंजन की। सबसे कम किसकी थी? बाइक की। क्यों? क्योंकि बाइक का सिलेंडर छोटा था। सिलेंडर छोटा होने से क्या हुआ सर? उसका स्वेप्ट वॉल्यूम छोटा था। स्वेप्ट वॉल्यूम उसका फर्क पड़ेगा। मैंने कहा इंजन के अंदर ताकत पैदा होती है ब्रेक पावर, वो निर्भर करती है इंडिकेटेड पावर पे, और इंडिकेटेड पावर का सूत्र निर्भर करता है A इंटू L पे। इसका मतलब इंडिकेटेड पावर निर्भर कर रही है स्वेप्ट वॉल्यूम पे, लेकिन सिर्फ स्वेप्ट वॉल्यूम पे नहीं निर्भर कर रही है, उसी के साथ साथ निर्भर कर रही है PM पे या मीन इफेक्टिव प्रेशर पे। अब इसको हम लोग जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो A हो गया एरिया ऑफ द पिस्टन, L हो गया लेंथ ऑफ स्ट्रोक या स्ट्रोक लेंथ, ये दोनों मिलके हो गए PS। तो हमारा A क्लियर हो गया, L क्लियर हो गया।
पीएम मीन इफेक्टिव प्रेशर, इसको डिटेल में पढ़ना है, अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो पीएम हमारा है मीन इफेक्टिव प्रेशर। अब यहां पे के क्या है? के है नंबर ऑफ सिलेंडर। अगर हमारा 4 सिलेंडर इंजन है तो कितनी ताकत पैदा करेगा? सर 4 मल्टीप्लाइड बाई एक सिलेंडर में जो ताकत पैदा होगी, क्योंकि चारों सिलेंडर में ताकत पैदा होगी। कितनी होगी? सर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक सिलेंडर की ताकत को। तो के क्या है? नंबर ऑफ सिलेंडर्स। सर मान लीजिए सिलेंडर्स की संख्या न दी हो तो आप सिंगल मान लीजिए 1 सिलेंडर, और 4 बोलेगा, 5 बोलेगा, 6 बोलेगा तो आप ले लेंगे। तो के इज नंबर ऑफ सिलेंडर। नाउ पीएम क्या है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर। वास्तव में ये पीएम जो है पीएमआई है, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। सर क्या मतलब है अभी देखते हैं। अब इसमें यहां तक का फॉर्मूला जो आया वो कैसे आया उसको हम लोग देखें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, इंजन में सक्शन हो गया, कंप्रेशन हो गया, क्या इस दौरान कोई ताकत मिली? नहीं सर, बल्कि इस दौरान तो खर्चा हुआ। सक्शन और कंप्रेशन, इसमें कुछ नहीं मिला। अब जब हमारा फ्यूल जला, पेट्रोल या डीजल, तो गैसेस बनी। इन गैसेस ने क्या किया? इनको हीट मिली, इनका प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा। अब इसने क्या किया? पिस्टन के ऊपर दबाव डाला। पी मल्टीप्लाइड बाई एरिया। किस स्ट्रोक की बात हो रही है? पावर स्ट्रोक की या एक्सपेंशन स्ट्रोक की। अब ये पी इंटू एरिया एक फोर्स बना, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। तो जरा समझिए, पी प्रेशर इंटू एरिया। ये देखिए यहां पे पी इंटू ए क्या हो गया? एक फोर्स बन गया। फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो गया? वर्क डन। एक पावर स्ट्रोक में ये वर्क मिला। जब पावर स्ट्रोक होगा तो इतना वर्क मिलेगा, पी इंटू ए इंटू एल। अभी जो पी है ये कौन सा पी लिया जाए? ये कौन सा स्ट्रोक है? सर ये एक्सपेंशन स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक है। अब पावर स्ट्रोक है या एक्सपेंशन स्ट्रोक है का मतलब क्या हुआ बेटा? पावर स्ट्रोक है या एक्सपेंशन स्ट्रोक है का मतलब समझा। ऑटो साइकिल की उदाहरण ले लेते हैं। ये सक्शन हुआ, ये कंप्रेशन हुआ, ये हीट एडिशन हुआ, ये एक्सपेंशन हुआ, ये पावर। अब जरा समझिएगा बेटा, ये हमारा है 0 1 2 3। अब देखिए 3 से 4 हमारा क्या है? 3 से 4 है हमारा पावर स्ट्रोक या एक्सपेंशन स्ट्रोक। अब पावर स्ट्रोक के दौरान क्या हो रहा है? जब पिस्टन एक्सपेंड कर रहा है तो प्रेशर गिरता जा रहा है। तो हम कौन सा प्रेशर मान के चले? P3 की P4 की माध्य प्रेशर? तो पीछे देखा था हम लोगों ने ऑटो साइकिल में कि हम कैलकुलेशन में आसानी पड़े इसीलिए एवरेज प्रेशर। तो पीएम क्या है? माध्य कार्यकारी दाब। इसका मतलब पीएम वह प्रेशर है जो थ्रू आउट दी स्ट्रोक लेंथ कार्य करेगा, तो उतना ही कार्य मिलेगा जो हमें इसके द्वारा मिलेगा। इसका मतलब यहां पे पीएम एवरेज प्रेशर है एक तरह से। अब हम क्या करें? यहां पी की जगह हमने ले लिया पीएम, तो पीएम इंटू ए हो गया एवरेज प्रेशर। इसका मतलब कंटिन्यूअस ये फोर्स लगेगा, कितने दूरी तक लगेगा? एल तक। तो ये क्या हो गया? वर्क डन पर स्ट्रोक। लेकिन हमें पावर निकालना है। पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, समय को पिक्चर में लाना है। सर ये बताइए, हमने इंजन चलाया है, 1 मिनट में कितनी बार पावर स्ट्रोक मिलेगा? तो मैंने कहा भाई देखो, अब इंजन कितने आरपीएम पे चल रहा है ये डिसाइड करना पड़ेगा। अब जरा देखिए बेटा पिक्चर में क्या हमारे आ रहा है। पी ए वॉज फोर्स, ये हमारा फोर्स है, मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। ये क्या आ गया? वर्क डन या वर्क ऑब्टेन इन 1 पावर स्ट्रोक। अब यहां पे पिक्चर में हम लाना चाहते हैं स्मॉल एन। जरा आइए से स्मॉल एन को देखिए क्या है। देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, हमारे आईसी इंजन के इसी चैप्टर में 3 चीजें आती हैं। एक आएगा स्मॉल एन जो अभी हम ला रहे हैं, एक आएगा इस तरह से ईटा, ईटा का मतलब एफिशिएंसी, और एक आएगा कैपिटल एन। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये है स्मॉल एन, ये है ईटा, ये है कैपिटल एन। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? स्मॉल एन, छोटा एन। सर ये एन क्या है? मैंने कहा बेटा हम ये जानना चाहते हैं कि 1 सेकंड में कितनी बार पावर स्ट्रोक मिलेगा। तभी तो बेटा देखिए पावर की इकाई क्या है? किलोवाट। किलोवाट बराबर क्या होता है? किलो जूल पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में कितना कार्य मिलेगा। तो 1 सेकंड में कितना कार्य मिलेगा? अगर ये 10 बार होगा तो 10 गुणे 10, 20 बार होगा तो 20 गुणे 10। तो 1 सेकंड में कितने पावर स्ट्रोक मिलेंगे हम ये निकालना चाहते हैं। अब ये किस पे निर्भर करेगा? ये निर्भर करेगा इंजन के आरपीएम पे। अब जरा समझिए, अगर कोई इंजन 3000 आरपीएम पे चल रहा है, ये है कैपिटल एन। अगर कोई इंजन 3000 आरपीएम पे चल रहा है तो क्या मतलब है? सर इसका मतलब है कि वो 1 मिनट में 3000 चक्कर लगाएगा। मैंने कहा वेरी गुड, क्योंकि ये आरपीएम किसका होता है? क्रैंक शैफ्ट का, या इंजन के मेन शैफ्ट का। इंजन का जो क्रैंक शैफ्ट होता है वो इंजन का मेन शैफ्ट होता है। अब मैंने कहा ये इंजन 4 स्ट्रोक है। अब अगर इंजन 4 स्ट्रोक है तो बताओ 1 मिनट में कितनी बार पावर देगा? सर
4 स्ट्रोक इंजन में पिस्टन के 4 स्ट्रोक में या क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर में एक बार पावर मिलती है। अब अगर इंजन हमारा 3000 आरपीएम पे चल रहा है और वो 4 स्ट्रोक है तो 1 मिनट में कितनी बार पावर देगा? 3000 बार पावर नहीं सर, 2 चक्कर में 1 बार, 4 चक्कर में 2 बार, 3000 चक्कर में 1500 बार। इसका मतलब 1 मिनट में कितने पावर स्ट्रोक मिलेंगे सर? मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल N बटे 2। इसका मतलब जो स्मॉल n की वैल्यू होगी यह है नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक्स पर मिनट। 1 मिनट में कितनी बार पावर स्ट्रोक हो रहा है? पावर स्ट्रोक की बात हो रही है, क्यों? इसी में ताकत मिल रही है, बाकी सब में तो खर्च होती है। लेकिन ये क्या होगा? ये होगा कैपिटल N/2 फॉर 4 स्ट्रोक इंजन। लेकिन मान लीजिए सर ये हमारा इंजन 3000 आरपीएम पे चल रहा है और ये 2 स्ट्रोक है, तो मेरे 2 स्ट्रोक है तो क्या होगा? पिस्टन के 2 स्ट्रोक या क्रैंकशाफ्ट के 1 चक्कर में पावर मिलेगी। इसका मतलब 1 मिनट में कितनी बार पावर देगा? 3000 बार पावर देगा। इसका मतलब स्मॉल n की वैल्यू कैपिटल N के बराबर हो जाएगी यदि वो 2 स्ट्रोक इंजन है। तो नाउ व्हाट इज n? n है नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक्स या फायदे वाले स्ट्रोक्स या पावर स्ट्रोक्स इन 1 मिनट। तो हमने क्या किया, यहां पे देखिए जरा, Pm इंटू ए बना फोर्स, इसको कर दिया L से मल्टीप्लाई तो हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसको गुणा कर दिया स्मॉल n से, तो ये क्या हो गया? वर्क डन इन 1 मिनट। लेकिन ये स्मॉल n जो है ये कैपिटल N के बराबर होगा, आरपीएम के बराबर होगा जब 2 स्ट्रोक इंजन है। ये स्मॉल n N/2 या आरपीएम बटे 2 होगा जब ये 4 स्ट्रोक इंजन है। लेकिन ये जो मिला, ये वर्क मिला 1 मिनट में। अब हमें पर सेकंड चाहिए होगा तो हम 60 से भाग दे देंगे। अब हम इस इकाई को देखेंगे, ये इकाई अगर वॉट आ रही है, अभी निकालेंगे दिखाएंगे आपको, वॉट आ रही है तो हम 1000 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा किलोवाट। लेकिन ध्यान रहे ये जो कुछ ताकत आई है अभी 1 सिलेंडर की आई है, ऐसे ही अगर 4 सिलेंडर हैं तो 4 से गुणा कर देंगे, या K हो गया नंबर ऑफ सिलेंडर। जरा देखिए अब क्या हुआ, Pm इंटू ए हो गया फोर्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया वर्क, पर ये हुआ वर्क पर स्ट्रोक या हर पावर स्ट्रोक का, हर पावर स्ट्रोक में। और 1 मिनट में कितना वर्क मिलेगा सर? 1 मिनट में जितनी बार पावर स्ट्रोक होंगे। 1 मिनट में कितनी बार पावर स्ट्रोक होंगे सर? डिपेंड करेगा आरपीएम पे, और इस पे भी निर्भर करेगा कि इंजन 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक। अगर इंजन 2 स्ट्रोक है सर तो आरपीएम के बराबर हो जाएगा, और इंजन 4 स्ट्रोक है तो आरपीएम का आधा हो जाएगा। अब अगर सिंगल सिलेंडर है तो K के स्थान पे 1, और मल्टी सिलेंडर है तो K। तो अब किस तरह से फॉर्मूला डेवलप हुआ आपने देखा है। अब सर 1000 से क्यों भाग दे दिया आपने? मैंने कहा अभी हम दिखाते हैं बेटा आपको। तो अब देखिए हम लोगों ने कहीं ना कहीं स्मॉल n को भी डिफाइन कर दिया। अब देखिए इस फॉर्मूले में आपको मालूम है A क्या है, L क्या है, K क्या है, PM क्या है। PM के बारे में अभी आगे बात होगी और इसके बाद हमारी चीजें होगी। अब जरा देखिए बेटा, ये हमारा सूत्र है इंडिकेटेड पावर का, PM या सीधे सीधे बोलिए P, ALNK डिवाइडेड बाई 1060। अब जरा समझिए, इस P को हम लोग प्रेशर को नॉर्मली लेते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। पीछे देखिएगा, पीछे हमने दिखाया है कि इस फॉर्मूले में PM ले रहे हैं हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो PM हो गया हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, PM के स्थान पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू A हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर में, किसका एरिया है? पिस्टन का एरिया। L क्या हो जाएगा? स्ट्रोक लेंथ, किसमें हो जाएगा? मीटर में। N क्या है? एक संख्या है। K जो है एक संख्या है, तो क्या हो गया देखिए बेटा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया तो हो गया न्यूटन मीटर अर्थात जूल। लेकिन ये क्या है? पर मिनट। हमने 60 से भाग दे दिया तो ये क्या हो गया? न्यूटन मीटर पर सेकंड हो गया वॉट। हमने 1000 से भाग दे दिया तो क्या हो गया? किलोवाट। तो हम लोगों ने इसको किलोवाट में स्थापित करके रखा है। ठीक है, अब एग्जाम में आप देखेंगे कि इस्तेमाल करेगा वो इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू, बच्चे पढ़ते भी है इस तरह से, सर ये है फॉर्मूला, सर इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू, सर ये है फॉर्मूला, सर इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू, ये है फॉर्मूला, सर इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू, ये है फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूले सही हैं, डिपेंड करता है कि आप कर क्या रहे हैं। सर ये वाला कैसे सही है? मैंने कहा भाई इस केस में n ले रखा है, अब इसका मतलब 2 स्ट्रोक इंजन होगा, इस केस में 4 स्ट्रोक इंजन होगा, इस केस में उसने 1060 से डिवाइड नहीं किया है, इस केस में उसने 60 से डिवाइड किया है, मतलब प्रेशर उसने किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ले रखा होगा, इस केस में 1000, तो इसका मतलब यहां बेटा 1000 60 ये सब क्या है? यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए। अदरवाइज PLAN
अपॉन 60 ले लोगे तो पर सेकंड हो जा रहा है, 1000 डिवाइड कर दोगे तो किलोवाट हो जा रहा है। तो जनरली आपको इस फॉर्मूले को दिमाग में रखना है, जनरली K और N, ALN। अब बेटा इसका छोटा न्यूमेरिकल हम लोग अपनी एमसीक्यू शीट में करेंगे। तो फिलहाल मेरी तरफ से इंडिकेटेड पावर का सूत्र हमने स्थापित किया। तो अब इंडिकेटेड पावर आप समझ रहे हैं कैसे होती, कैसे निकालते हैं। अब इसमें समझिएगा, सर अगर इसका न्यूमेरिकल होगा तो हमें हर चीज दी रहेगी। मैंने कहा देखो इजी न्यूमेरिकल जो होगा, इजी न्यूमेरिकल जब होगा तो उसमें हर चीज दी रहेगी। अब सर ये मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या है, मैंने कहा बस यहीं से आगे पढ़ाई शुरू हो। तो पिक्चर में आया मीन इफेक्टिव प्रेशर। सर ये मीन इफेक्टिव प्रेशर में दिया रहेगा, मैंने कहा बेटा मीन इफेक्टिव प्रेशर आपको दिया रहेगा, लेकिन ये आएगा कैसे। तो अब देखिए ये मीन इफेक्टिव प्रेशर को हमने क्या बोला है, हाँ इस मीन इफेक्टिव प्रेशर को निकालने के लिए सूत्र होता है। तो या तो आपको मीन इफेक्टिव प्रेशर सीधे सीधे दे देगा तो मेरा आसान हो जाएगा। अगर मीन इफेक्टिव प्रेशर नहीं देगा तो कैसे करेंगे। तो देखिए मीन इफेक्टिव प्रेशर को निकालने का सूत्र होता है PM = A/L × S। लेकिन ध्यान दीजिए अभी पीछे आया था कैपिटल A, अब आ रहा है स्मॉल a, पीछे आया था कैपिटल L, अब आ रहा है स्मॉल l। तो यहां पे ये A और L स्मॉल लेटर्स में, इनका अलग मतलब है, मल्टीप्लाइड बाई S और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहां पे स्मॉल a क्या है, स्मॉल a है एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम। यह है एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम। और ये क्या था, एरिया ऑफ पिस्टन। पिस्टन का एरिया अलग चीज है, इंडिकेटर डायग्राम मतलब कुछ ग्राफ की बात कर रहा है उसका एरिया। ओके सर ए है एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम। सर ये एल क्या है, मैंने कहा एल है लेंथ ऑफ इंडिकेटर डायग्राम। अब ये एरिया है तो मिलीमीटर स्क्वायर में होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगी, मीटर स्क्वायर में होगी, जनरली मिलीमीटर स्क्वायर में होती है। ये लेंथ है तो ये मिलीमीटर में होगी। जनरली होता क्या है कि ये मिलीमीटर में देगा तो ये भी मिलीमीटर में देगा, ये सेंटीमीटर में देगा तो ये भी सेंटीमीटर में देगा। लेकिन आपको इस लेवल का न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा। हाँ ये डायरेक्ट फॉर्मूला एग्जाम में पूछा गया ऑब्जेक्टिव के रूप में। सर ये ए एल क्या है, मैंने कहा ए इज एरिया ऑफ द इंडिकेटर डायग्राम। सर एल क्या है, लेंथ ऑफ द इंडिकेटर डायग्राम। जबकि ये एल क्या है, सर ये है स्ट्रोक लेंथ। तो ये दोनों चीजें अलग हैं, ये दोनों चीजें अलग हैं। ये ए और एल क्या है, सर ये इंडिकेटर डायग्राम का एरिया है और ये इंडिकेटर डायग्राम की लेंथ है। और ये एस क्या है, सर ये है स्प्रिंग स्केल या स्टिफनेस, स्प्रिंग की स्टिफनेस या स्प्रिंग का कड़ापन। ओके इसकी इकाई क्या होगी, मैंने कहा इसकी इकाई होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मिलीमीटर। मतलब 1 मिलीमीटर डिफ्लेक्शन के लिए उस स्प्रिंग को कितना प्रेशर देना पड़ेगा, हाउ मच प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू डिफ्लेक्ट द स्प्रिंग बाई 1 मिलीमीटर। अगर तगड़ी स्प्रिंग है, कड़ी स्प्रिंग है तो उसको ज्यादा प्रेशर देंगे तब 1 मिलीमीटर डिफ्लेक्ट होगी। अगर लुंजी स्प्रिंग है, हल्की स्प्रिंग है तो कम प्रेशर देंगे तो डिफ्लेक्ट होगी। तो ये उस स्प्रिंग की स्टिफनेस को कंसीडर करने के लिए पिक्चर में आता है। ओके इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है मीन इफेक्टिव प्रेशर कैसे निकालते हैं, सर A/L × S, where A is the area of indicator diagram, L is the length of indicator diagram and S is the spring scale या स्प्रिंग की स्टिफनेस। अब बेटा ये सब चीजें ये जो आती है ये कहां से आती है, इसका थ्योरी पढ़ाई जा सकती है परंतु इसका आपके एग्जाम में यूज नहीं। तो हम थोड़ा सा इसका आगे बढ़ रहे हैं, जितना बताएंगे आपके समझ में आता है तो अच्छी बात है। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं। अब देखिए बच्चों इंडिकेटर डायग्राम क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है इंडिकेटर मतलब इंडिकेट करने वाला। अब क्या चीज इंडिकेट करने वाला या सूचित करने वाला, प्रेशर और वॉल्यूम। इसका मतलब समझिए बेटा जो हम लोग अपने थर्मोडायनेमिक्स में पीवी डायग्राम खींचते हैं वो कुछ नहीं है, वही है इंडिकेटर डायग्राम। इसका मतलब जो हमारा इंजन है उसके अंदर कार्य पैदा हो रहा है पावर स्ट्रोक के दौरान, उस कार्य पैदा होने के लिए क्या हो रहा है, पीछे में देखा ये सारे क्या हैं, ये फिजिकल पैरामीटर्स हैं, भौतिक पैरामीटर हैं। इंजन की साइज एक बार तय हो गई तो तय हो गई, लेकिन उस पर्टिकुलर समय जब इंजन से ताकत मिल रही है अंदर जो प्रेशर डेवलप हो रहा है उसको निकालने के लिए हम एक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, अब हम लोग करते क्या है बेटा, ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है या डिवाइस ये हम इंजन के ऊपर बांध देते हैं। जब हम इंजन के ऊपर ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट बांध देते हैं तो ये डिवाइस करती क्या है, जो हमारा इंजन चल रहा है एक्चुअल केस में जिस वक्त हमने बांधा है उस वक्त इंजन के अंदर हर स्ट्रोक के दौरान जो प्रेशर और वॉल्यूम है उसका सही सही चित्र बना देती है, आरेख खींच देती है।
तो अंदर जो प्रेशर और वॉल्यूम है उसको सूचित करने वाला डायग्राम कहलाता है इंडिकेटर डायग्राम। सर कैसे खींचते हैं? हम लोग खींचते हैं नहीं, उसके ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता है? ये इंस्ट्रूमेंट अंदर के प्रेशर वॉल्यूम को मेजर करके एक ऑटोमेटिक ग्राफ प्लॉट करता है कागज के ऊपर। उस ग्राफ की एरिया और लेंथ निकाल के हम लोग वही काम करते हैं। और उस इंडिकेटर डायग्राम का ग्राफ खींचने में जिस स्प्रिंग से वो प्रेशर पाके डिफ्लेक्शन आ रहा है, उस स्प्रिंग की स्टिफनेस को ही लाने के लिए पिक्चर में आया है। तो ये एस क्या है? स्प्रिंग स्केल की स्टिफनेस या कड़ापन। किसकी? कौन सी स्प्रिंग की? सर वो जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में प्रेशर और वॉल्यूम को दर्शाने के लिए डिफ्लेक्शन पाएगा तो कितना वो स्प्रिंग फैलेगा, उस स्प्रिंग के तगड़ेपन को या कड़ेपन को प्रदर्शित करने के लिए ऐसा आता है पिक्चर में, जिसकी हम लोग को यहां बहुत डिटेल में समझ जरूरत है। अब ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है समझ सकते हैं बेटा। हम लोग जब उम्र बढ़ती है तो आप नाम सुना होगा एक चीज ईसीजी। ईसीजी जो लोग जानते हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं जानते वो जान लें। इलेक्ट्रोकार्डियो डायग्राम। इसका मतलब जब भी आप कहते हैं कि हार्ट के आसपास पेन हो रहा है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको लेटा देता है और कुछ सेंसर्स आपके बॉडी में लगा देता है, चिपका देता है 5-6 जगह पे, जहां पे हमारे हार्ट की धड़कन को रिकॉर्ड होता है और एक मशीन से जोड़ देता है। अब वो उसको ऑन करता है तो क्या होता है, हमारे हार्ट की बीट को वो सेंसर सेंस करते हैं और एक कागज होता है पतला सा पट्टी, उसके ऊपर ग्राफ प्लॉट करती है वो मशीन। इसका मतलब वो मशीन क्या कर रही है? वो मशीन हमारे धड़कन के वेरिएशन को प्लॉट कर रही है। अब डॉक्टर उसको देखता है ग्राफ को और बताता है भाई हार्ट में प्रॉब्लम है या हार्ट ठीक काम कर रहा है। इसका मतलब हमारे शरीर में जो हार्ट है उसकी फंक्शनिंग का जो पैरामीटर है, फ्लक्चुएशन है, उसको हमने इस पे प्लॉट कर दिया। अब इस डायग्राम को देख के हम अपने हार्ट की वस्तुस्थिति, हम नहीं, डॉक्टर जान लेता है। सिमिलरली हम इंजन के ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट बांध देते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता है? इंजन के अंदर प्रेशर वॉल्यूम के वेरिएशन को, हो रहे परिवर्तन को प्लॉट कर देता है। उसको देख के हम अंदर का इंडिकेटर डायग्राम को देख के एरिया, लेंथ पा लेते हैं और उससे हम फिर प्रेशर निकाल लेते हैं। क्या हो रहा है बेटा? इंडिकेटर डायग्राम क्या है सर? इंजन के अंदर प्रेशर वॉल्यूम को हर क्षण दर्शाने वाला डायग्राम या पीवी डायग्राम। अब ये डायग्राम 2 प्रकार का होता है। सर हम लोग सीखेंगे, आप सीख चुके हैं, सीखेंगे नहीं। आप देखिए, इसको पहचानते हैं, ये ऑटो साइकिल है, ये ऑटो साइकिल का पीवी डायग्राम है। लेकिन ये कौन सी है? एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल का पीवी डायग्राम। अगर आप, अच्छा, इसमें जो एरिया है ये कहलाता है एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम, ये जो पीवी एरिया है, और ये कहलाता है लेंथ ऑफ डायग्राम, जो स्ट्रोक लेंथ है। अब ये है आपके डायग्राम की लेंथ और ये है इसका एरिया। अब अगर हम इंजन का मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना चाहते हैं, इस प्रेशर से ही बल आएगा, इस बल से ही कार्य आएगा, कार्य करने की दर ही पावर बनेगी। तो हम जानना चाहते हैं कि हमारे इंजन में इस वक्त अंदर कितना एवरेज प्रेशर डेवलप हो रहा है। उसके लिए क्या कहता है वो? उसके लिए कहता है कि आपके इंजन का जो इंडिकेटर डायग्राम है उसकी एरिया ले लीजिए, ए, स्मॉल ए। आपके इंजन का जो इंडिकेटर डायग्राम है, प्रेशर वॉल्यूम को इंडिकेट करने वाला डायग्राम है या पीवी डायग्राम है, उसकी लेंथ ले लीजिए एल। और ये डायग्राम जिस इंस्ट्रूमेंट से खींचा गया है उसकी स्प्रिंग का जो स्प्रिंग स्केल है या स्टिफनेस है, उसका एक नंबर है, वो ले लीजिए। इन तीनों को रख दीजिए तो आपको आपके इंजन का मीन इफेक्टिव प्रेशर आ जाएगा। कि जब हम ऐसा करेंगे तो होगा क्या? हम अगर यहां पे ए और एल का वैल्यू रख देंगे इस डायग्राम से, तो ये क्या हमारे एक्चुअल जो इंजन है, हमारा इंजन, पेट्रोल इंजन जो हमारे बाइक का इंजन है, कार का इंजन है, उसका डायग्राम ऐसा आ रहा है क्या? नहीं सर, ये डायग्राम तो है आइडियल ऑटो साइकिल का, या कह सकते हैं एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल का, जहां पे आप कह रहे हैं कि सक्शन के दौरान प्रेशर एटमॉस्फेरिक है, कंप्रेशन जो है रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, हीट जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड हो रही है, एक्सपेंशन जो है परफेक्ट एडियाबेटिक है, हीट जो है कांस्टेंट वॉल्यूम रिजेक्ट हो रही है और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्ट, कांस्टेंट प्रेशर पे एग्जॉस्ट हो रहा है। क्या हमारे इंजन में वास्तव में ये हो पाएगा? नहीं सर, इसमें से 8-9 जो आदर्श बातें हैं, जो अजम्पशन है, इसमें से एक भी नहीं हो पाएगी। तो अगर हम यहां से एरिया लेके चलेंगे और यहां से एल लेके चलेंगे तो प्रेशर हाई आएगा, जबकि हमारे इंजन में उतनी ताकत पैदा नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि आप जो ले रहे हैं डायग्राम, ये थ्योरेटिकल डायग्राम। तो हम जब इंजन के ऊपर अपना इंडिकेटर डायग्राम बांधेंगे, इंस्ट्रूमेंट बांधेंगे, तो डायग्राम नहीं आएगा, डायग्राम कुछ इस तरह से आएगा। इसका मतलब ये क्या है? इंडिकेटर डायग्राम है, यस सर, बट कौन सा इंडिकेटर डायग्राम है? ये थ्योरेटिकल है या आइडियल है या हाइपोथेटिकल डायग्राम है? कौन सा? ये वाला। और ये कौन सा है? ये एक्चुअल है, प्रैक्टिकल है या वास्तविक है? अब हमें
यहां पे ये ए और एल किसका रखना है, एक्चुअल डायग्राम का एरिया, क्योंकि अंदर जो ताकत पैदा होगी उस वक्त इंजन में, वो तो इस बात पे निर्भर करेगी कि इंजन में कितना प्रेशर डेवलप हो रहा है। उस प्रेशर से ही तो फोर्स बनेगा, उस फोर्स से ही तो वर्क बनेगा, उसी से तो पावर पैदा होगी। तो इसका मतलब मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालने के लिए हम जो ए और एल लेंगे वो इंडिकेटर डायग्राम का एरिया है, इंडिकेटर डायग्राम की लेंथ है, लेकिन हमारे थ्योरेटिकल डायग्राम की नहीं, एक्चुअल डायग्राम की। सर एक्चुअल डायग्राम हम बनाएंगे कैसे? हमने कहा आपको नहीं बनाना है, वो जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट हमने बांधा है वो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो है जब इंजन चलेगा तो उसके प्रेशर वॉल्यूम को अपने आप प्लॉट करेगा। अब जब अपने आप प्लॉट करेगा तो डायग्राम कुछ इस तरह का आएगा, इस तरह का नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि थ्योरेटिकल केस में जब होता है तो आप मानते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे हीट, कांस्टेंट प्रेशर पे सक्शन हो रहा है, जबकि हमने आपको फर्स्ट डे से बताया था सेकंड चैप्टर में कि जब हम सक्शन करते हैं तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक नहीं होता है, सक्शन के दौरान प्रेशर एटमॉस्फेयर से नीचे होता है। कंप्रेशन जो है वो कह रहे हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक होता है और इस लाइन को फॉलो करेगा, जबकि एक्चुअली जब हम कंप्रेशन करेंगे तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक नहीं होगा। ये वाली लाइन जो होती है इस हरे के नीचे आती है। जब थ्योरेटिकली आप कहते हैं, आप बोलते हैं जब पिस्टन आईडीसी पे पहुंचेगा कंप्रेशन के अंत में तो उस वक्त चिंगारी आएगी और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ऐड होगी, जबकि हम लोग एक्चुअल पढ़ाई में देखते हैं कि हम लोग चिंगारी क्या होती है, पिस्टन के आईडीसी पे पहुंचने से या पिस्टन के टीडीसी पे पहुंचने से कुछ देर पहले चिंगारी कर देते हैं। और जो हीट ऐड होती है वो थ्योरी कहती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ऐड होती है, बट प्रैक्टिकली कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं होता है, वॉल्यूम कुछ इस तरह से होता है। थ्योरी कहती है पीक प्रेशर यहां आएगा, एक्चुअली पीक प्रेशर जो है वो ये आता है, इसके बाद ये एक्सपेंशन होता है। इसका मतलब ये जो डायग्राम है ये अपने अंदर जो वॉल टाइमिंग डायग्राम के एक्चुअल वॉल खुलने और बंद होने के समय है उसको कंसीडर कर रहा है। थ्योरी कह रही थी, याद होगा, यहां पे इनलेट वॉल खुलेगा और जब आप यहां पे आएंगे इनलेट वॉल बंद हो जाएगा, जबकि एक्चुअली क्या होता है, इनलेट वॉल सक्शन में आईडीसी से कुछ देर पहले खोल देते हैं और बंद करते हैं कुछ देर बाद। तो सारे एक्चुअल टाइमिंग्स को लेकर जब हम डायग्राम बनाते हैं तो हम पाते हैं कि सक्शन जो है वो बिलो एटमॉस्फेरिक होता है, कंप्रेशन ये हुआ, हीट एडिशन या स्पार्किंग यहां पे हुई और ये एक्सपेंशन हुआ, और जो एग्जॉस्ट होता है ये अबो एटमॉस्फेरिक होता है। जबकि एक्चुअली हमारा अजम्पशन लेके चले थे हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे सक्शन होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे एग्जॉस्ट होता है, जबकि यहां देखिए क्या है 0-1 जो हमारा क्या है एटमॉस्फेयर प्रेशर के नीचे है, एग्जॉस्ट जो है हमारा क्या है एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर है। लेकिन अब जरा देखिए, अब हमारा जो एरिया ऑफ डायग्राम क्या है, वो यहां पे जब हम ले रहे थे तो ये इसका डायग्राम था, ये तो 0 हो गया था, बट यहां दो तरह के डायग्राम आ रहे हैं। अब जरा ऊपर वाले लूप को देखिए बेटा, इसका डायरेक्शन क्या है, ऊपर वाले लूप का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, इसका मतलब ये +W है। इसका मतलब इस दौरान जो अगर हम एरिया निकालेंगे तो ये वर्क हमें मिलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं पावर लूप या वर्क मिलेगा। लेकिन अगर आप नीचे वाले डायग्राम का एरिया देखेंगे बेटा, ये देखिए ये इस तरफ से गया और ये जो है ऐसे बाहर आया, तो ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब ये क्या है, ये है -W, इसका मतलब इस दौरान हमारा वर्क खर्च होगा। अब जरा समझिए कि हम इस पिक्चर में जो ए रख रहे हैं एरिया ऑफ डायग्राम, ये क्या है सर, नेट एरिया। इस केस में नेट एरिया निकालेंगे तो क्या होगा बेटा, इस केस में नेट एरिया निकालेंगे तो यही आ जाएगा। लेकिन ये तो आदर्श है, ऐसा तो हमारे इंजन में हो नहीं रहा है, हमारे इंजन में तो वास्तव में ये हो रहा है। तो हम इंडिकेटर डायग्राम का एरिया प्लस वाला लेंगे कि माइनस वाला लेंगे सर, नेट एरिया लेंगे, क्योंकि ये आपका क्या है पावर लूप, इस दौरान जो है आपको वर्क मिलेगा। लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए आपको सक्शन करना पड़ेगा और फिर एग्जॉस्ट होगा। सक्शन और एग्जॉस्ट का जो लूप है वो निगेटिव लूप है, इसका जो वर्क होगा वो खर्च होगा। इसका मतलब इसमें से ये घटा देंगे तो जो आएगा वो एरिया आप लेके चलेंगे। इसका मतलब आपका जो नेट एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव लूप -A निगेटिव लूप। ये पॉजिटिव लूप कौन सा है, ये वाला, जिसको हम लोग कभी कभी बेटा पावर लूप भी कहते हैं। और ये वाला लूप कौन सा है, नेगेटिव वाला, ये वाला हमारा है पंपिंग लूप, ये वाला, इसको हम लोग पंपिंग लूप कहते हैं। इसका मतलब सक्शन करने में, सक्शन जब करेंगे तो इसके नीचे का एरिया हमें वर्क मिलेगा ये, लेकिन जब एग्जॉस्ट करेंगे तो वर्क जो है इतना खर्च होगा। इसका मतलब जितना मिलेगा उससे ज्यादा वर्क खर्च होगा। जबकि यहां पे क्या है 0 से 1 के नीचे का एरिया सक्शन के दौरान एक्सपेंशन हो रहा है, वर्क मिलेगा, और 1 से 0 में वर्क खर्च होगा, लेकिन जो मिला और वो खर्च हो गया, इसका मतलब नेट एरिया इसका 0 है। परंतु यहां पे नेट एरिया जो है वो माइनस आ रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा है ए, ये क्या है, इंडिकेटर डायग्राम का नेट एरिया। जब आप कहते हैं नेट एरिया का मतलब सर पॉजिटिव एरिया में से नेगेटिव एरिया घटाएंगे,
पॉजिटिव एरिया का मतलब सर जो हमारा पावर लूप है उसके एरिया में से पंपिंग लूप घटाएंगे। लेकिन ये दोनों डायग्राम, पावर लूप अलग आया, पंपिंग लूप अलग आया, ये कैसा होगा? पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। कब आएगा? जब एक्चुअल डायग्राम खींचेंगे। जब थ्योरेटिकल डायग्राम खींचेंगे या एयर स्टैंडर्ड साइकिल का डायग्राम खींचते हैं तो क्या होता है? उस केस में तो हमारा सिर्फ पावर लूप आता है और पंपिंग लूप आता ही नहीं है, क्योंकि 0, 1 और 1, 0 कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर माने जाते हैं। जबकि एक्चुअल क्या होता है? सक्शन बिलो एटमॉस्फेरिक हो रहा है और एग्जॉस्ट अबव एटमॉस्फेरिक हो। इसको जब कंसीडर करते हैं तो हमारा नेट एरिया जो है दिस माइनस दिस आता है। ये है इंडिकेटर डायग्राम। और इस डायग्राम को आप नहीं बनाते, वो इंस्ट्रूमेंट बनाता है। लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट जब इस डायग्राम को बनाता है तो उसको बनाते वक्त जो स्प्रिंग है उसकी स्टिफनेस के हिसाब से इस डायग्राम का शेप छोटा या बड़ा होता है। उसको कंसीडर करने के लिए स्प्रिंग स्केल का रोल आता है, जो कि आपके एग्जाम में कहीं पे भी नहीं आएगा, लेकिन वो फॉर्मूले में ऐसा। बेटा हम लोगों ने कहीं ना कहीं आज इंजन की पावर के बारे में बात किया, इंडिकेटेड पावर के बारे में बात किया। इस इंडिकेटेड पावर में हम लोगों ने देखा कि निकालने का सूत्र कैसे स्थापित होता है, और इसमें हमारे पीएम नहीं दिया रहता है तो क्या करते हैं? A/L/S से करते हैं, जहां पे A, L और S क्या है, इनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या है। ये हमारा थ्योरेटिकल इंडिकेटर डायग्राम है, ये हमारा एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम है। इसमें वास्तविक स्थिति को कंसीडर किया गया है, इसमें सारी असम्पशंस लिए गए हैं। इस डायग्राम का हम लोग आगे भी इस्तेमाल करेंगे कहीं पे। ये डायग्राम धीरे धीरे पिक्चर में आ गए, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम में पूछा जाता है वो समझिए। सक्शन स्ट्रोक के दौरान प्रेशर कैसा होता है? सक्शन स्ट्रोक के दौरान प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक। ये वाली लाइन देखिए। अब इसी में एक जगह क्वेश्चन है कि सक्शन स्ट्रोक के दौरान प्रेशर कब न्यूनतम होता है? देखिए बेटा, सक्शन शुरू हो रहा है तो प्रेशर ये है। जब हम सक्शन स्ट्रोक के अंत में पहुंचे तो प्रेशर क्या है? ये। तो सक्शन स्ट्रोक के अंत में जो है प्रेशर वो लो होता है। इसके बाद जब हम कंप्रेशन स्ट्रोक में चलते हैं तो धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो अंदर का प्रेशर बढ़ना शुरू होता है। जैसे ही हम देखते हैं कि अब ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बढ़ रहा है, उसी वक्त हम अपना सक्शन वॉल्व बंद करते हैं। वॉल्व टाइमिंग डायग्राम में याद होगा। तो अब देखिए, जब आप वापस लौट रहे हैं, मींस कंप्रेशन स्ट्रोक में आ रहे हैं, तो अंदर का प्रेशर बढ़ रहा है, बट अंदर का प्रेशर अभी भी ये वाली लाइन बेटा एटमॉस्फेयर की लाइन है। आप लौट रहे हैं बट अभी भी अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम है। लेकिन अब आप थोड़ी दूर जाएंगे तो एटमॉस्फेयर बराबर हो जाए, तो आप क्या करते हैं? कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान भी इनलेट वाल्व खुला छोड़ देते हैं। अब आप देखते हैं कि जब आप वापस लौट रहे हैं, अंदर का प्रेशर भी एटमॉस्फेयर नहीं, कि जैसे ही वो एटमॉस्फेयर आने वाला होता है, इसके बाद अगर ये वाल्व खुला रहेगा तो क्या होगा? जो चार्ज अंदर आया है या एयर अंदर आई है वो बाहर निकल जाएगी। तो आप क्या करते हैं? इंजन की अंदर ज्यादा से ज्यादा चार्ज आए, इसके लिए सक्शन वाल्व को पहले खोलते हैं और ओडीसी पे आने से बंद नहीं करते। ओडीसी से वापस लौटते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान, तो कुछ देर तक वाल्व को खुला रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि वाल्व के खुला रहने से चार्ज बाहर नहीं जाता है। अंदर का प्रेशर जब एटमॉस्फेयर ज्यादा होगा तब चार्ज बाहर जाएगा। तो हम लौटते में भी कुछ देर तक वाल्व को खुला रखते हैं। फिर हम देखते हैं कि अब इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेयर। इसका मतलब जब आप ओडीसी पे पहुंचेंगे तो अंदर प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक है और न्यूनतम है। लेकिन जब लौटेंगे आप धीरे धीरे तो इस दौरान भी चार्ज आ रहा है, परंतु चूंकि चार्ज आ रहा है तो अंदर का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब जब आप देखते हैं कि अब हमारे कंप्रेशन के दौरान अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर होने वाला है, इसके बाद चार्ज बाहर निकल सकता है अगर इनलेट वाल्व खुला होगा, तो हम इनलेट वाल्व को थोड़ी देर बाद बंद करते हैं। तो सक्शन वाल्व आईडीसी से कुछ पहले खुलेगा और सक्शन वाल्व ओडीसी से कुछ बाद में बंद होगा। वो लॉजिक यहां पे दिखाने की कोशिश की गई है। देखिए, ये है पहले खुला और ये है बाद में बंद हुआ। अब ये एक्चुअल डायग्राम में होता है, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं किया। तो बेटा हम लोगों ने आज इंडिकेटेड पावर को कर लिया। हम लोग नेक्स्ट टर्न पे अगली पावर करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।